रिसेंट बजट में जो हुकूमत ने टैक्स मेजर्स लिए हैं उस हवाले से बिजनेस कम्युनिटी काफ़ी नाराज़ है। ये टैक्स मेजर सही हैं या गलत, इस सिलसिले में अनबायस व्यू जानने के लिए हम बात करेंगे टैक्स एक्सपर्ट मुजम्मिल हिमानी से। मुजम्मिल साहब, अगर मैं आगाज़ में ही आपसे पूछना चाहूँ कि जो फैसले इस बजट में हुकूमत ने टैक्स के हवाले से लिए हैं उनको समराइज़ करके आप कैसा देखते हैं? इसमें कुछ जो है वो एक्सेप्शनल मेजर्स हैं, ठीक है? कि जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो लिए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इस जी। जल्दबाज़ी में, हेस्ट में, या ये कह सकते हैं कि उसके लिए जो टाइम पीरियड देना चाहिए था इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो नहीं दिया है। आप जो टैक्सेशन कर रहे हैं वो अमीर और गरीब के अंदर जो है वो इस तरह से करें कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो। तो उस तरह के जो कुछ मेजर्स लेने चाहिए, ठीक है, वो इसके अंदर मिसिंग है। इसमें जो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, हम रियल एस्टेट की बात करें, हम रिटेलर की बात करें, ठीक है, तो ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो थोड़ी-सी डिफरेंट है। नंबर्स के ऊपर तो हम कह सकते हैं कि शायद परफॉर्मेंस अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम देखें ग्राउंड रियलिटीज़ को, तो वहाँ पे हमें जो है वो स्ट्रगल ही नज़र आ रही है। मुजम्मिल साहब, ये बताइएगा कि बिजनेस कम्युनिटी क्यों नाराज़ है इस बजट में जो टैक्स मेजर लिए हैं उस हवाले से? सबसे पहला जो 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 आपने अभी देखा भी होगा, काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा है कि वो 2 लाख वाली एक लिमिट है, ठीक है? तो उसके अंदर जो गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया है वो ये है कि मैं, यानी प्रपोज़ जो अप्लाई किया है उन्होंने, वो ये है कि अगर मैं एज़ सप्लायर मैं गुड्स या सर्विसेज़ अगर देता हूँ, बेचता हूँ, और 2 लाख से ऊपर की जो है वो सिंगल इनवॉइस 2 लाख से ऊपर की है, और वो आप जो एज़ कस्टमर मेरे अकाउंट में कैश डिपॉज़िट कर देते हैं, यानी आप बैंकिंग चैनल यूज़ नहीं करते, आप डिजिटल मीन्स यूज़ नहीं करते, तो गवर्नमेंट का इसके अंदर स्टांस ये है, जो लॉ अब उन्होंने 1 जुलाई से इसको इफ़ेक्टिव किया है, कि जो उस सेल को करने में एक्सपेंडिचर इनकर किया होगा, मैंने जो भी खर्चा किया होगा उस सेल को एग्जीक्यूट करने में, वो 50% से डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे 2 बातें जो है वो आती हैं कि क्या वो एक्सपेंस जो सेल प्योरली सेल को करने के लिए इनकर हुआ वो डिसअलाउ होगा, या जो पूरी कॉस्ट है उसका 50% डिसअलाउ होगा? तो अभी भी इसमें क्लैरिटी नहीं है, एम्बिग्यूइटी है, कन्फ्यूजन है, और फिर ये रिजल्ट कर रहा है फ्रस्ट्रेशन के अंदर। और फिर इसमें देखें, बात ये है कि मैं कस्टमर्स को किस तरह से फोर्स कर सकता हूँ कि आप जो है वो मेरे अकाउंट में कैश डिपॉजिट ना करें। क्यों? अगर अच्छा, कर कब सकता था कि जब उसके पास कोई अल्टरनेट मीन्स ना होता। वो तो अब मार्केट तो आपके सामने है, वो कहेगा कि भाई ठीक है, मैं आपसे जो है वो नहीं खरीदता, मैं उस बंदे से खरीद लेता हूँ जो मुझे फैसिलिटेट कर दे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं रजिस्टर्ड था, मैं डॉक्यूमेंटेड था, ठीक है? मुझ पे एक एडिशनल प्रेशर आ गया कि बजाय इसके कि मुझे सपोर्ट किया किया जाता टैक्स पेयर होने के नाते, जो आपने ये क्या कर दिया कि मुझे ही जो है वो इस प्रोविज़न के थ्रू मैं ही हर्ट हो गया, कि अब आप मुझे कह रहे हैं कि भाई किसी ऐसे से आप जो है वो अपनी गुड्स को बेचें जो आपके अकाउंट में कैश जो है वो डिपॉज़िट ना करें, बल्कि बैंकिंग चैनल के थ्रू दे। तो थोड़ा-सा इसमें मतलब ये है कि प्रैक्टिकली किस तरह से ये अप्लाई होगा, इसके अंदर जो है वो एक चैलेंज जो है वो नज़र आता है। सेकेंडली अगर हम बात करें, दूसरा जो एक की जिसके ऊपर काफ़ी जो है वो डिस्कशंस चल भी रहा है, ठीक है? वो ये है कि भई अगर मैं आपसे कोई चीज़ परचेज़ करता हूँ, ठीक है? तो परचेज़ करने के ऊपर अगर मैं, आप एनटीएन होल्डर नहीं हैं, आपके पास जो है वो एनटीएन नहीं है, ठीक है? तो फिर एज़ अ रिज़ल्ट ये होगा कि जो भी मैं चीज़ आपसे परचेज़ करूँगा उसका 10% जो है वो मुझे डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे बंदे से परचेज़ किया, ऐसे पर्सन से परचेज़ किया जो एनटीएन होल्डर नहीं है, ठीक है? अब उसमें एग्रीकल्चर के अंदर एक एक्सेप्शन है कि अगर मैं फार्मर से परचेज़ करता हूँ, उसमें एनटीएन की उन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं रखी। इन दोनों केसेस के अंदर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये अभी तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आना। ये इम्पैक्ट कब आएगा कि जब मैं टैक्स पे रिटर्न फाइल करेगा, ठीक है? रिटर्न फाइल करने के बाद असेसमेंट होगी, उस पॉइंट पे एफबीआर ने इसको इन्फोर्स करना है। तो हमें ये भी रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि क्या हमारी एफबीआर की मशीनरी इतनी, उसकी इन्फोर्समेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो ये इन प्रोविजंस को अप्लाई कर सके। अभी जो फाइनेंस एक्ट आया है, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर परेशान कौन है, वो ये है कि एक चीज़ इसमें ये लाई गई है, सेल्स टैक्स में भी, इनकम टैक्स में भी, कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस और कुरियर सर्विसेज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी भी ऐसे पर्सन को जिसके पास एनटीएन ना हो या सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ना हो, वो उसको अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करने की इजाज़त नहीं दे सकते। तो यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि ये काम तो हमें जो है वो हमारी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। बिजनेस कम्युनिटी के अलावा ट्रांसपोर्टर्स भी 19 जुलाई की हड़ताल में शामिल हो रहे हैं।
उनके क्या कंसर्न्स हैं? डिजिटली गवर्नमेंट ने जो है वो कार्गो सिस्टम का उसकी लाने की बात की, कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। फिर ई-बिल्टी की बात की है कि भाई एक सॉर्ट ऑफ डिजिटल पासपोर्ट होगा कार्गो के लिए कि जो भी गुड्स आपके पोर्ट से इन एंड आउट होंगे उसको ट्रेस किया जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी जो ट्रांसपोर्टर, फिर अगेन अगर हम बात करें क्या ये मेजर सही है या गलत, तो मेजर बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या टाइमिंग सही है? शायद टाइमिंग्स भी सही है, लेकिन इसके अंदर आपको इम्प्लीमेंटेशन का एक पीरियड देना चाहिए। फिर आपको ये करना चाहिए कि जिस सेक्टर में आपको सबसे ज़्यादा रिस्क लगता है कि भाई स्मगलिंग होती है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप वहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है, ताकि ये अच्छा। फिर इसके अपने रिस्क भी हैं कि किस तरह से अभी तो ना आपके पास सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ना इसकी गाइडलाइंस एग्जिस्ट करती हैं। फिर आप किस तरह से ट्रांसपोर्टर्स को कि जो कि नॉर्मली इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, आप उनको ट्रेनिंग्स किस तरह से प्रोवाइड करेंगे। तो मेजर बिल्कुल अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्लानिंग अप्रोप्रिएटली की भी नहीं थी। सेल्स टैक्स एक्ट की सेक्शन 37A(b) इसका बड़ा शोर हो रहा है, क्या वजह है इसकी? कि उसमें अरेस्ट के पावर्स जो है वो दिए गए हैं कि भाई अगर आपका कुछ कंडीशंस हैं कि जैसे टैक्स फ्रॉड हो जाए, ठीक है, तो प्राइमरीली तो वही कंडीशन है। फिर उसका पूरा एक प्रोसेस उसमें दिया हुआ है कि किस तरह से ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा, इन्वेस्टिगेशन कमेटी उसको किस तरह से फिर टेकअप करेगी। फिर उसके अंदर कुछ लिमिट्स डिफाइंड है कि भाई अगर आपका जो है वो एक्स लिमिट से बढ़ता है तो फिर उसकी डिफरेंट कमेटी उसके ऊपर अरेस्ट के पावर्स रखती है। स्पेशल जज की उसके अंदर बात की गई है। तो प्राइमरीली अगर हम उसको समराइज वे में बात करें तो टैक्स फ्रॉड अगर आप करते हैं या अगर आपको उनको ऐसा लगता है कि नोटिस देने के बाद ये जो है वो इनकी हियरिंग नहीं हो पा रही, या ये लगता है कि ये एब्सकॉन्डर हो सकते हैं, ठीक है, भाग सकते हैं इस केस के अंदर, तो वहाँ पे अरेस्ट के पावर्स जो हैं वो दिए गए। लेकिन अगेन जो पावर्स हैं वो प्राइमरीली टैक्स फ्रॉड से रिलेट करते हैं। उसमें जो है वो अगर आप कहीं उसकी टैक्स फ्रॉड की प्रॉपर एक डेफिनेशन दी है कि अगर आप टैक्स फ्रॉड करते हैं तो फिर आपके ऊपर ये चीज़ अप्लाई होगी, अदरवाइज ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सेल्स टैक्स की चोरी और फ्लाइंग इनवॉइस को रोकने के लिए डिजिटल इनवॉइसिंग का सिस्टम मुतारिफ कराना चाह रहे हैं, क्या तैयार हैं सब उसके लिए? डिजिटल इन्वॉइसिंग एक बहुत अच्छा मेजर है, ठीक है, लेकिन अगेन जितना क्वांटम आपके पास वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है टैक्स पेयर्स का, ये फेक इन्वॉइसेस को, फ्लाइंग इन्वॉइसेस को रोकने के लिए रियल टाइम रिपोर्टिंग है कि अगर आप यहाँ से इन्वॉइस इशू करेंगे तो क्यूआर कोड के साथ आपकी इन्वॉइस नंबर, यूनिक इन्वॉइस नंबर के साथ एफबीआर के सिस्टम के लिंक, आपका सिस्टम और एफबीआर का सिस्टम लिंक है, तो ये रिपोर्ट हो जाएगा एफबीआर के पास भी। तो जो आपका फेक और फ्लाइंग इन्वॉइसेस के इश्यूज थे वो इससे सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने ये कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट दोनों कस्टमर्स के ऊपर जो है वो टैक्स पेयर्स के ऊपर आपने इसको चार्ज किया है, ठीक है, यानी इसको अप्लाई करने की बात की है। तो जब आप अप्लाई करने की बात करते हैं तो क्वांटम आपके पास इतना ज़्यादा है और आपके पास जो अप्लाई करने के लिए लोग हैं वो कम है, ठीक है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में ज़ाहिर टाइम लगेगा। इसके साथ जिस तरह से आपने पॉस के टाइम के ऊपर जब आप पीओएस सिस्टम लेके आए थे तो वहाँ पे आपने टैक्स के एडवांटेजेस दिए थे कि भाई अब बिजनेसमैन का कंसर्न ये है, एक तो चले, एक दूसरा कंसर्न ये है कि वो एक उनका जो मैकेनिज्म है, प्रॉब्लमैटिक एरिया है कि भाई फेक इन्वॉइसेस और फ्लाइंग इन्वॉइसेस, वो तो ज़ाहिर है कि उसको कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन दूसरा ये कि इसकी कोई भी आप चीज़ लाते हैं उसके साथ एक कॉस्ट एफिलिएटेड है, ठीक है। तो अब जो कॉस्ट है वो टैक्स पेयर खुद बेयर कर रहे हैं, ठीक है, एडिशनल कॉस्ट है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट है जो मुझे बेयर करनी है इस सारे प्रोसेस को करने के लिए। तो इसको कंपनसेट करने के लिए हमें कुछ गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो कुछ टैक्स के अंदर कंसेशन दे देते। दूसरा ये कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ के अंदर हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि और ये नहीं होना चाहिए कि एक-एक महीने की एक्सटेंशन दें, आप एक साथ 3 to 6 मंथ्स का टाइम दे दें कि भाई ये पीरियड है। और उससे पहले ज़रूरी है कि जिन कंपनीज़ को आपने कहा है कि भाई ये अप्लाई करवाएँगी, ये एफबीआर के बिहाफ पे सिस्टम को इम्प्लीमेंट कराएँगी, क्या वो फुली प्रिपेयर्ड हैं? ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, जो कि जनरली आ रहा है क्योंकि उनके पास क्वांटम ज़्यादा है तो उसके अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर टाइम लग रहा है। एक तरफ से एफबीआर ये बात कर रहा है कि भाई यहाँ पे आप इसको अप्लाई करें, दूसरी तरफ से वहाँ से जो है वो प्रॉपर्ली उसको अकोमोडेट नहीं किया जा रहा है।